हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरविल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए कि सामान्य हिंदी का छठा मॉक टेस्ट है। इसके पहले हमने 5 मॉक टेस्ट करा दिए जो कि आपके आने वाले फायरमैन, घुड़सवार और जेल वार्डन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। तो विदुषी किस तरह लिखा था, देखिए विदुषी किस तरह लिखाता है तो हमारा ए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और विदुषी होता क्या है तो बता दें, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। ठीक, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। यौगिक शब्द होते हैं, तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, देखिए आपको पता होगा यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो एक देखिए पहला ऑप्शन क्या है, निरर्थक शब्दों के मेल, दो शब्दों के मेल, दो अक्षरों के मेल या दो स्वरों के मेल। किनको बोलते हैं यौगिक शब्द, तो हम बता दें आपको, दो शब्दों के मेल। देखिए दो शब्दों के मेल से जो सार्थक अर्थ निकलता है, ठीक, जिनके सार्थक खंड होते हैं उन्हें से क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। ठीक, यौगिक जैसे क्या कह दिया गया, विद्यालय। विद्यालय कैसा शब्द है तो यौगिक शब्द है। विद्या प्लस आलय, ठीक, इसमें दोनों के अलग अलग तोड़ने पर दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये यौगिक शब्द। ठीक, चलिए अब देखिए क्या करना है कि आपको 3 से 5 तक गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके आंसर देने हैं। ठीक, तो देखिए हम गद्यांश खोल लेते हैं। ये देखिए आप गद्यांश आराम से पढ़ते रहिएगा। ठीक, हम इसका सीधा आंसर करते हैं, आप पुश करके इसको देख लीजिएगा। ठीक, देखिए पहला है साहित्य में गरल किस रूप में स्वीकृत है। तो साहित्य में गरल, गरल मतलब होता है गरल, देखिए गरल का मतलब क्या होता है बता दें आपको, क्या होता है ये विष होता है। ठीक, सुधा का विलोम शब्द क्या होता है, गरल होता है। ठीक, तो याद रखेंगे सुधा का विलोम क्या होता है, गरल। तो चलिए तो इसका आंसर साहित्य में गरल किस रूप में स्वीकृति है। तो देखिए साहित्य में गरल किस रूप में, औषधि बन जाती है और इसी में स्वीकृत हो जाती है ना, तो किसमें हो जाएगी, औषध में। तो हमारा ये पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक, 3 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण औषधि संपूर्ण भोजन नहीं बनाई जा सकती क्योंकि महंगी होती है, या फिर उससे पेट नहीं भरता, या उसकी मात्रा निश्चित होती है, या अप्राय हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि औषध जो है संपूर्ण भोजन नहीं बना सकती क्योंकि क्या, कि वो बहुत ही कम मात्रा में जाती है। उसकी मात्रा क्या होती है, एक निश्चित होती है। किसी औषधि की मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है कि हाँ आप इतना ही खुराक उसका ले सकते हो। तो हमारा 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, संहार और गरल, राजनीतिक की भूमिका, या फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है जीवन और अमृत या साहित्यकार की भूमिका। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, डी, साहित्यकार की भूमिका। चलिए अब यहाँ से शुरू होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है, तो ह्रस्व स्वर कौन सी है, ह्रस्व ध्वनि कौन सी है। तो हम बता दें ह्रस्व ध्वनि कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री से ऋषि। तो इनमें से कौन सा मिल रहा है हमें, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आ क्या हो जाएगा हमारा ह्रस्व ध्वनि। ठीक है, चलिए अगला है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे एक शब्द में, शत्रुहीन, शत्रुविहीन, अजात शत्रु या निशत्रु। तो हमारा 7 का क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। ठीक है, जिसका क्या हो, शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। अगला है व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन कितने होते हैं, 11, 17, 16 या 33। तो कितने होते हैं व्यंजन, तो आपको बता दें इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होते हैं। और 11 क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक, 11 स्वर होते हैं। और अगर पूछ ले वर्णमाला कितने हैं तो 52, वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी है तो 52। ठीक, तो याद रखेंगे ये चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप में प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन है। तो कौन सा विराम चिन्ह सबसे ज्यादा प्रयोग में होता है, तो आप देखते हैं अर्धविराम। देखिए अर्धविराम कैसा होता है, इनके हम वो भी बताते जाएंगे। ये ऐसे लगता है, अर्धविराम होता है आधा, एक बिंदु ऊपर और नीचे कॉमा लगता है। त्रुटि विराम क्या होता है, देखिए त्रुटि विराम क्या होता है, जैसे कि आपने लिख दिया मेरा भारत, ठीक, मेरा भारत, अब है लिख दिया, हमें क्या लगा कि यहाँ पर हमें महान लिखना था तो महान नहीं लिख पाए, तो हम क्या करते हैं त्रुटि विराम लगाकर ऊपर महान लिख देते, तो इसे हम कहते हैं त्रुटि विराम। ठीक, या फिर हंस पद। ठीक, चलिए तो क्या हो जाता है, तीसरा है लोप निर्देश या फिर अल्प विराम। तो हम बता दें कि सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है, अल्प विराम का। ठीक, अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो ये देखिए ये वाला अल्प विराम होता है, एक कॉमा, ठीक, जिसको कॉमा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरणिक विवेचना के आधार पर हिंदी शब्दों के 2 भाग हैं। तो कौन कौन से 2 भाग हैं ये बताना है, विदेशज और देशज, विकारी अविकारी, सार्थक निरर्थक और तत्सम तद्भव। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो विकारी और अविकारी। ठीक, विकारी क्या होता है, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक, ये आते हैं आपके विकारी शब्दों में। अविकारी क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंध बोधक और विस्माद बोधक क्या होते हैं, अविकारी के पार्ट होते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य के कितने भी अंग हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं ये आपको बताना है। तो कितने अंग होते हैं वाक्य के, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, कितने, 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको बता दें, तो उद्देश्य और विधेय। कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक, उद्देश्य और विधेय। और जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है वो क्या होता है, सरल वाक्य ही कहलाता है, ठीक। और रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, ठीक। और ऐसे कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो खिड़की किस प्रकार का शब्द है, देशज, वर्णसंकर, विदेशज या तद्भव। तो बता दें आपको खिड़की क्या है, आपका देशज शब्द है, देश का बना हुआ, अपने यहाँ का बना हुआ देशज शब्द है, ठीक है। चलिए अगला है, प्रसारण का विलोम क्या होगा, प्रसारण मतलब क्या, फैलाना, किसी चीज को प्रसारित करना मतलब फैला देना। तो इसका क्या हो जाएगा, उसको सिकोड़ना, वही हो जाएगा विलोम। तो क्या होता है, संकुचन करना, ठीक, संकुचन का हो जाएगा हमारा विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला है, नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दरिया दिल होना, अतिशय प्रिय होना, या नाक में बीमारी होना, या शत्रु होना। तो नाक का बाल होने का मतलब क्या होता है, बहुत प्रिय होना, मतलब अतिशय प्रिय होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अगला है, हथियाना में कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसमें कौन सी क्रिया है, तो हम आपको बता दें कौन सी क्रिया है इसमें, नाम धातु क्रिया। देखिए नाम धातु क्रिया किससे बनती है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ क्या है, संज्ञा है, हाथ से हमने बना दिया हथियाना, तो यही क्या हो गया, नाम धातु क्रिया बन गई। संयुक्त क्रिया क्या होती है, देखिए जहां 2 क्रियाएं मिलकर बनती हैं आपस में, जैसे वह पहुंच गया, वह पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहुंचना भी एक क्रिया है, गया भी एक क्रिया है। तो ये दोनों क्रियाएं मिलकर हम एक ही सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा कि संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब हम किसी को प्रेरणा देते हैं, जैसे किसी को हमने उससे पेड़ कटवाया, ठीक, तो कटवाया क्या, मैंने खुद नहीं काटा ना, जैसे मैं उससे पढ़वाता हूँ तो पढ़वाना क्या होगा, ठीक। तो ये क्या होगी आपका प्रेरणार्थक, किसी दूसरे से काम करवाना खुद ना करके, वही क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरोसे शब्द में अव्यय का कौन सा रूप है, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या विशेषण। तो भरोसे में क्या हो जाएगा, तो हम आपको बता दें क्या होगा, संबंध बोधक, ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, संबंध बोधक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण का सही संध विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, उतधन चारण, क्या हो जाएगा, उतधन चारण। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बता दें ये कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि इसको हम बोलेंगे, ठीक। कौन सी है, व्यंजन संधि, ठीक, क्योंकि देखिए जहां भी हलंत लगा हुआ मिलता है वो हमेशा क्या होती है, व्यंजन संधि का ही पार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। देखिए एकमात्र समास है जिसका पूर्व पद प्रधान है, ठीक, और वो कौन सा है, तो हम बता दें आपको कौन सा है, वो अव्यय भाव समास। कौन सा समास है, अव्यय भाव समास होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है, और ये एकमात्र ऐसा ही समास है। और देखिए द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होंगे, याद करिएगा दोनों पद प्रधान किसके होते हैं, द्वंद्व के, ठीक। किस प्रकार याद रखेंगे, देखिए दा, दोनों ये दा बराबर बराबर है तो इसलिए याद कर लेंगे, जैसे माता और पिता, ठीक। उसी तरह तत्पुरुष में क्या होता है कि अंतिम पद प्रधान होगा, कर्मधारय में क्या होगा, इसमें भी अंतिम पद प्रधान होता है, मगर इसमें क्या होता है, विशेष विशेषण और उपमेय उपमान का संबंध भी पाया जाता है, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। इसका क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है। और एक चीज और बता दें आपको कि बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगर आपने नहीं देखा है समास, तो समास की वीडियो हमारे संपूर्ण हिंदी के नाम से फोल्डर बना रखा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मिठास में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, इसके बारे में आपको बताना। देखिए मीठा प्लस आस, मिठास, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस। चलिए जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम क्या बोलेंगे, इंदु, इंद्रजेय या जितेंद्र या फिर इंद्रजीत। तो इंद्र को जीत लिया है जिसने, उसको बोलेंगे इंद्रजीत। चलिए अगला है, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो कौन सा भेद हो जाएगा अर्थ के आधार पे, कि ईश्वर आपको क्या दे, लंबी उम्र दे, मतलब दीर्घ आयु उम्र दे। तो क्या हो जाएगा, ये आपकी इच्छा कह रही है, क्या कह रही है, इच्छा कह रही है, ठीक। देखिए अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं, वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक। तो और रचना के आधार पे 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ये भी आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में छा क्रम
किस वर्ण के बाद आता। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसका लगभग सभी लोगों को गलत आंसर आता होगा, आपका भी शायद ही सही हो। ठीक, अगर सही है तो आप बता देना हमें। देखिए छा किस वर्ण के पहले आता है, किस वर्ण के बाद आता है, तो का के बाद है। ठीक, का के बाद आता है छा, है ना। जिस प्रकार ठीक है त्रा के पहले ता आता। ठीक, जैसे त्रा के पहले क्या आएगा, त्रा किसके बाद आएगा, ता के बाद। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग समझना। अगर नहीं समझ में आ रहा आप हमारे जा करके हमने जो वर्णमाला पढ़ा उसे देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो देखिए ये थे हमारे टॉप 22 क्वेश्चंस। ठीक, तो देखिए आपको बताना क्या है कि हम आपसे क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसके बारे में आप बताना, अगर आपको पता है तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है और वो कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये आपको बताना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लेते आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।